ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि आज जो है वो स्पीकर ने जो याचिका दायर की है उस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक याचिका लगाई है हाईकोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होनी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं हाईकोर्ट, वो भी हो सकता है याचिका लगाएं और कुछ अपडेट जो है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जो कि जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, सुधीर भी जयपुर में हैं और दीपक व्यास जो कि होटल फेयरमाउंट के बाहर मौजूद हैं। साथ ही साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष पारिक जी बीजेपी से और आरसी चौधरी जी कांग्रेस से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं और होटल की स्थिति आपसे इस वक्त अगर मैं समझूं, बीएसपी ने जो रुख अपनाया है उसके बाद होटल फेयरमाउंट में क्या हलचल है, यह मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से बीएसपी ने जो रुख अपनाया है और व्हिप जारी किया उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया जो उन 6 एमएलए की तो अभी तक फिलहाल सामने अभिषेक नहीं आई है कि वो उनका क्या रुख है, लेकिन अंदर खाने जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि चिंताएं जरूर बढ़ी है इस पूरे मामले को लेकर। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ एक विधायकों के जो बीएसपी से शामिल होकर कांग्रेस में थे उनके जो नंबर है वो भी, मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है अभी फिलहाल। कई लोग उनसे जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो नंबर उनका फिलहाल बंद आ रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद में बात यदि मैं बताऊं तो करीब 11 बजे कांग्रेस की ओर से एक लोकतंत्र बचाने को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा का आयोजन इसी फेयरमाउंट होटल में होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और विधायक मौजूद रहेंगे कांग्रेस के। और इसके अलावा जो विधायक चाहे वो बीएसपी से शामिल होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो लोग हों या फिर जो बीटीपी वाले विधायक हों या निर्दलीय जो कांग्रेस से संबंध रख रहे हैं अभी, ये तमाम लोग भी यहाँ पर अब कुछ देर में अंदर की तरफ ही होटल के अंदर एक सभा रखेंगे लिमिटेड लोगों की, उसके अंदर मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल। सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे अगर मैं समझूं कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आपका अनुभव क्या कहता है कि जो बीएसपी कह रही है कानून के जानकार उसे सही कहते हैं या जो कांग्रेस कह रही है कानून के जानकार उसे सही कह रहे हैं? क्योंकि यह भी तो सच है कि पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है और नेशनल प्रेसिडेंट जब तक सिग्नेचर नहीं करता है पार्टी का विलय कैसे हो सकता है? देखिए, ये संवैधानिक बात है और कानून के अंतर्गत बात आती है, इसकी ज्यादा व्याख्या विधि विशेषज्ञ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बात कही जाई है कि दल बदल कानून के तहत अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा के सदस्य किसी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। यहां तो बसपा का जो पूरा बहुमत दल था वही पहली मर्तबा नहीं है, 2008 से 2013 के कालखंड में और अब 2018 के इस कालखंड में दोनों ही बार 6 विधायकों ने पूरी तरह से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ है। तो 2 मर्तबा ऐसी घटनाएं हो चुकी है राजस्थान में कि दोनों बार बसपा के विधायक जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें उनकी पार्टी ने विलय कर दिया। अब कानूनी दाव पेज पे क्या आता है, लेकिन एक बात ये साफ हो जाती है, दल बदल कानून ये कहता है कि 2/3 बहुमत अगर के साथ में अगर वो सदस्यों की संख्या है, 2/3 बहुमत नहीं है, सदस्यों की संख्या है, तो वो विलय हो सकता है। तो इसके तहत माने तो उनका विलय जायज सा ठहराया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब ये हाईकोर्ट में चला गया है, कई सारे नियम और उपनियम इसके सामने निकल कर आए हैं, तो कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेगा ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी अगर बात करें, सबसे पहली मर्तबा 2008 से 13 के कालखंड में उस समय विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, तब भी बहुजन समाज की पार्टी की ओर से याचिका लगाई गई थी और इस बार भी ये याचिका लगी है वो भाजपा की तरफ से मदन दिलावर की ओर से लगी है। तो अब दोनों ही बातों में देखना होगा कि क्या निर्णय कोर्ट करता है, क्या निर्णय मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अब आरसी चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैं समझूं, सुधीर को भी आपने सुना होगा, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जब ये बीएसपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि
पूरी की पूरी पार्टी तभी विलय हो सकता है जब नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं वो सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आरसी चौधरी जी कि ये जी अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि आप एक राज्य विशेष को लेके और राज्य के अंदर जो एक दल का मर्जर होता है उसको लेके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश के सिनेरियो में जब आप नजर डालेंगे तो बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। उनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक जरूर जाहिर करना चाहूंगा कि आज जिस दल के विलय को लेके हाईकोर्ट में जो सबसे पहले पहुंचते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो सबसे पहले कोई शिकायत के लेके पहुंचते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के संघ के विधायक पहुंचते हैं। और जब संघ के विधायक पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं, उसके बाद में बसपा जागृत होती है। आज राजस्थान ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि क्या बहुजन समाज दल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करने लगा है। अगर ये संवैधानिक नहीं होता, अगर ये दलों का मर्जर नहीं होता, तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बसपा के विधायकों को निर्दलीयों के तौर पे मत दिलाया था। उत्तर प्रदेश की घटना है, केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष होते थे। यही भारतीय जनता पार्टी है जो गोवा के अंदर कांग्रेस के विधायकों का भारतीय जनता दल में मर्जर कर लेती है। तो इस देश के अंदर दोहरे मापदंड तो नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कब कब इन चीजों को उनको याद आता है और कब कब किस दल को लेके आगे टूल के तौर पे काम करती है, ये जग जाहिर हो चुका है। मनीष जी, अचानक से ऐसा क्या होता है कि आपके विधायक जो हैं वो इस चीज को लेकर के जाग जाते हैं? बीजेपी को क्या समस्या है? नहीं, वो तो पहले दिन से ही है अभिषेक। जो विधानसभा में तो रिट पहले ही लगा दी। ये जो माननीय स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने इस पर फैसला नहीं किया, तो बात तो उन पे है। अब वो अगर इंड्यूसमेंट वहाँ पे हो रहा है या मान लीजिए सप्रेशन हुआ है किसी कानून का, तो ये विषय तो उनका है। तो बीजेपी तो पहले दिन से इस बात में है, और उसका कारण भी सीधा सीधा है कि कानून में जो कुछ भी प्रावधान दिए हैं वो एक इंडिविजुअल, किसी निर्दलीय, कोई विधायक, सब इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट पर है, वो पार्टी के एस्पेक्ट पर नहीं है। नहीं तो ये बसपा को तकलीफ नहीं हुई, ये बीजेपी को तकलीफ क्यों हुई? बसपा को तकलीफ नहीं हुई, बसपा की तरफ से कोई याचिका नहीं लगाई गई, चाहे वो स्पीकर हो या कोर्ट में। बीजेपी को क्यों तकलीफ होने लगी ज्यादा? नहीं, वो तो लालच है ना उसके पीछे जो बसपा के विधायक हैं वो लालची हैं, वो जाके सत्ता लेना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं या एनीथिंग, कोई उनको प्रलोभन है, उस प्रलोभन को प्राप्त करके और वो अशोक गहलोत जी की सरकार को संबल दे रहे हैं, जबकि उनके पास बहुमत नहीं है। तो ये बात तो है ही, ये सब लोगों को लगता है बहुमत नहीं है, तो फिर फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए बीजेपी क्यों तैयार नहीं है? फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। शुरू से कह रही है, लेकिन अब ये जो प्रावधान तो हो, इन्होंने शुरू से ही कहा है। मैं आपको कह रहा हूं, जो दो बातें हैं वो ये कि आप कभी भी अभिषेक समझिए कि मिट्टी के तेल को जला के आप अगरबत्ती की सुगंध प्राप्त नहीं कर सकते। जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं माननीय गहलोत जी, उनकी खुद की क्या हालत है। वो बीटीपी के विधायक पहले कह रहे थे चाबी निकाल ली मेरी, और जाके दूसरे दिन बैठ के पकोड़े खा रहे हैं उनके साथ। क्या हुआ ऐसा रातों रात? ये लोगों के दिमाग में आई, एक्सपोज हुए हैं ये लोग, इनकी करप्ट प्रैक्टिस एक्सपोज हुई है। पहले तक आप लोग भी सचिन पायलट पे सवाल उठाते थे, आज सचिन पायलट और उनके खेमे के लिए आपका प्यार जगा हुआ है। ये तो हर किसी के लिए होता है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। दिनेश, एक चीज मैं आपसे समझू, कानून के जानकार जो हैं वो क्या कह रहे हैं बीएसपी के इस मामले को लेकर? दिनेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए उनके पास चलेंगे, दिनेश के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के जानकार जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आरसी चौधरी जी, अब देखिए जिस तरीके से मनीष जी ने कहा कि अगर आप मिट्टी का दिया जला रहे हैं तो आपको अगरबत्ती की खुशबू नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए कांग्रेस को भी तो कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके खुद के विधायक जा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, लेकिन आप दूसरी पार्टी के विधायक को तो अपने पास ला रहे हैं।
तो वो भी तो दूसरी पार्टी के लिए दिक्कत तो होगी, जैसे आपकी पार्टी वैसे उनकी पार्टी। अभिषेक जी मुझे लगता है कि एक जायज पर्सन गलत व्यक्ति से हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से पर्सन होता तो ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के तौर पे थी, कांग्रेस पार्टी आज भी पूर्ण बहुमत में है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ये नहीं कहते कि आप अल्पमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे उपनेता हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, किसी ने ये नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और ये मेल प्रैक्टिस है, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है, इसलिए इन्हें सरकार चलाने दीजिए। आज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो ये जहां राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा के चुनाव के अंदर तमाम लोग हमारे साथ में थे, हमारे लोगों को वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया था, उन्होंने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया था, एक भी वोट नहीं मिला। जो इनका वोट था एक, उसमें से भी एक वोट रिजेक्ट हो गया, पता नहीं मनसा से किया था या गलती से हो गया था, ये मन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश देख रहा है। इनके एक केंद्रीय नेता जो 6 साल पूर्व सांसद बनते, केंद्रीय मंत्री बनते, हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के अंदर, वो जगजाहिर है। इतना पैसा ये मेल प्रैक्टिस से किया कि आज हजारों करोड़ रुपए चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार गिराई थी और जो आज हमारे विधायक हैं उनके साथ में मिलकर डील करते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, वो सब लोगों के मोबाइल पे है, वो उनकी आवाज है और वो नेता सामने आके एजेंसी को अपना वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते। वो नेता दूर दुबक के ट्वीट के माध्यम से खेलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आरसी चौधरी जी, तो संजीवनी वाले मामले में आप जांच कीजिए ना, क्या दिक्कत है, जांच कीजिए, सरकार आपकी, आप जांच कीजिए। और इसके मामले में एसओजी जांच कर ही रही है। अगर वो वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए आगे की भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करवाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो होगी, लेकिन जो कानून के रक्षक है, जो कानून के अंतर्गत काम किया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि जो एक कानून का रक्षक है, केंद्रीय जो मंत्री है, उनकी नैतिकता बनती है, दायित्व बनता है कि वो ऐसा सामना करे, एजेंसी के सामने जाए। एजेंसी सर, नैतिकता को देख कौन रहा है? नैतिकता को देख कौन रहा है? दिनेश जी, वो सिरोधारी नहीं, तो आप तो बोलिए। आरसी चौधरी जी, नैतिकता को तो नहीं देख रहा, लेकिन आप चौथा स्तंभ हो, आपके चैनल को तो देख रहे हैं ना, न्यूज 18 को। तो इसी वजह से तो हमने आपको भी बिठाया है और मनीष जी को भी बिठाया है और आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, मनीष जी से भी सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए तो, क्योंकि हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, सवाल उठाना, हम सवाल उठा रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये बसपा का मामला है, इसको लेकर के कानून के जानकार जो हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, कानून के जानकारों की जहां तक बात है, दल बदल कानून में स्पीकर को ये पावर दिए गए हैं कि दल बदल कानून पर वो फैसला ले सकते हैं और कोर्ट भी आमतौर पर उसमें दखल नहीं देता है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू के तहत वो आता है, लेकिन कोर्ट आमतौर पर स्पीकर के पावर्स में दखल नहीं देता है। लेकिन बसपा ने जो व्हिप जारी किया है, उसमें साफ तौर पर कुछ प्रकरणों का हवाला दिया गया है। इसी तरह का एक मामला हरियाणा में हुआ था। हजिका के 5 विधायक जो है वो दूसरे दल में जाकर मिल गए थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य करार दिया था। ये जो बसपा और कांग्रेस की खटास है, यहाँ राजस्थान की अगर बात करें, पहले बसपा का बाहर से समर्थन था कांग्रेस को, उसके बाद 6 विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तब से कांग्रेस और बसपा के बीच में खटास शुरू हुई थी। मायावती ने साफ तौर पर ये कहा है ट्वीट करके कि राजस्थान में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ये खटास जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार मायावती नाराज है जिस तरीके से 6 विधायकों को मिलाया गया था कांग्रेस में। अब अभी हम हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सर, आपका नाम? भगवान सिंह बाबा, स्टेट प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। तो उनके खिलाफ जो पेरा है दल बदल कानून का 10वीं अनुसूची का, उसका 2(1)(a) जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और जिसको लेकर पूरा ये प्रकरण जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है, उसी के तहत जो है वो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर वो उल्लंघन करते हैं व्हिप का, तो उनके खिलाफ पेरा 2(1)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यानी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। अगर फैसला अगर बसपा के फेवर में चला जाता है तो मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि फिलहाल जो है वो एक एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से गहलोत और पायलट खेमे में तलवारें खींची हुई है और एक एक विधायक की लड़ाई है, अगर बसपा के 6 विधायकों के खिलाफ ये फैसला आ जाता है तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है गहलोत खेमे के लिए, क्योंकि उसके बाद नंबर उनके पास बहुत कम हो जाएगा। स्पीकर के यहाँ पर जो है जो याचिका दायर की गई थी उस पर उन्होंने सुनवाई नहीं की, और अब आज जो मदन दिलावर से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि बसपा विधायक इस्तीफा देकर तो दूसरे दल में जा सकते थे, लेकिन वो बिना इस्तीफा दिए, क्योंकि उन्होंने राजस्थान बसपा का जो है कांग्रेस में विलय कर दिया, ये पूरी तरीके से अवैध है। इस तरीके से तो सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और डायरेक्ट कांग्रेस में गए हैं, इसको लेकर के मदन दिलावर की आपत्ति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी तरफ से शायद याचिका लगाने के लिए ही हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जरा सा एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि बड़ी जानकारी यह भी निकल करके सामने आई कि जो विधानसभा का सत्र बुलाने की लगातार कोशिश हो रही है उसमें एक बार फिर से सरकार को झटका लगा है और फाइल वापस भेज दी गई है। अब कुछ और जानकारियां मांगी गई हैं, क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो और राजभवन की तरफ से मांगी गई हैं? देखिए, बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कुछ और जो एक तरीके से जानकारियां वो राजभवन की तरफ से मांगी गई है, और ये अभी कुछ देर पहले इसी बात की जानकारी सामने आई है कि राजभवन ने एक बार फिर से जो फाइल है वो संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सरकार के पास जैसे ही फाइल पहुंचती है उसके बाद में फिर से मंथन शुरू होगा कि राज्यपाल ने आखिर किन और कौन कौन सी जानकारियां मांगी, क्योंकि पिछली बार जब फाइल लौटाई गई थी तो करीब 6 बिंदुओं पर जो सवाल थे वो पूछे गए थे, उनकी जानकारी मांगी गई थी। और ऐसे में फिर से जब फाइल लौटाई गई तो वापस से जैसी फाइल आएगी यहाँ पर सरकार के पास में तो सरकार फिर से उसका अध्ययन करेगी और उसको अब नया फिर से एक तरीके से नया रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पर गहलोत सरकार करेगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो फाइल है उसको वापस से लौटाया जाए, वापस से राज्यपाल के पाले में गेंद डाली जाए। क्योंकि राज्यपाल ने एक बार फिर से जो इस तरीके से सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस कर रही थी, राज्यपाल ने उस पर जानकारी हासिल करने के लिए उस पर कुछ और अपने प्रश्न पूछते हुए ये फाइल यहाँ पर लौटा दी। तो ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर सरकार जो तुरंत प्रभाव से सत्र बुलाना चाहती थी और कहीं ना कहीं सत्र बुलाकर अपना जो फ्लोर टेस्ट है वो करवाना चाहती थी, अपना बहुमत साबित करना चाहती थी, वो उसी ये फाइल लौटाने के बाद में सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले में एक झटका और यहाँ पर लगा है। और ऐसे में जितना जल्दी सत्र बुलाने की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही थी उसमें एक और जो देरी है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पहले सोमवार से सत्र बुलाने की मांग की गई थी, उसके बाद में चूंकि वापस से फाइल लौटाई गई तो 6 बिंदुओं पर वापस से जानकारी मांगी गई, तो उसके बाद में 31 जुलाई तक सत्र बुलाने की मांग की गई और अब वापस से आज 27 तारीख हो चुकी है। और ऐसे में वापस से जब फाइल लौटा दी गई है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अभी फिलहाल सत्र बुलाने के कोई आसार आगामी कुछ दिनों में एक हफ्ते तक कोई खास तौर पर नजर नहीं आती। फिलहाल अभी जो है वो थोड़े से टलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश की सियासत जिस तरीके से गर्म हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है दीपक कि जयपुर का तापमान भी बढ़ रहा है। धूप जो है वो एक बार फिर से पूरी तरीके से खिल उठी है और गर्मी का एहसास जो है वो आप भी कर रहे हैं। संभव हो तो आप कहीं छांव में पेड़ के नीचे आ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से राजभवन की तरफ से आज फाइल लौटाई गई है, आज देश के सभी राज्यों में सिर्फ राजस्थान को छोड़कर के राजभवन के सामने प्रदर्शन का भी कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। फाइल ऐसे वक्त में अगर लौटाई गई है तो सरकार और राजभवन के बीच एक बार फिर से और ज्यादा टकराव की स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, निश्चित रूप से राजभवन और सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है, दिख नहीं रही है, बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है कि राज्य सरकार चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को ये हक होता है कि वो सत्र बुलाए और सत्र बुलाकर जो भी अपने काम है सरकार के संबंधित जो विधानसभा से पारित करवाने के काम है वो करवाए जा सके। लेकिन चूंकि अल्प सूचना पर यानी शॉर्ट टर्म नोटिस पर ये बुलाए जाने पर राजभवन को ऑब्जेक्शन हुआ। दूसरा ऑब्जेक्शन हुआ कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, तो ऐसे में क्यों बुलाई जा रही है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर रह पाएगी जबकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जैसे बिंदु है वो उठाए गए थे राजभवन की ओर से। ये भी जब 6 बिंदुओं का सवाल पूछा गया था, 6 बिंदुओं के जरिए, तब ये कहा गया है कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में है तो फिर सिद्ध करने का क्या औचित्य है। तो ये तमाम इश्यूज के साथ जब पत्रावली वापस संसदीय कार्य विभाग में गई
कैबिनेट की बैठक होती है और वापस 27 के बजाय 31 जुलाई को सत्र आहूत करने के लिए राजभवन से निवेदन सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन फिर एक बार वो फाइल लौट कर आ जाती है। कुछ ऐसी जानकारियां राजभवन के हमारे सूत्र बता रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां जिनको राजभवन पूरी तरह से गोपनीय रख रहा है कि वो राजहित में है। अत्यंत गोपनीय जानकारियां इस बार सरकार से मांगी गई है और वो जानकारी अब सरकार को देनी होगी, तब जाकर के शायद राज्यपाल इस चीज को ओके करें और उसके बाद सत्र आहूत हो। आरसी चौधरी जी, अब अगर मैं आपके पास आकर के एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अचानक क्या ऐसा होता है कि आपको रणनीति बदलनी पड़ती है? मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी चौधरी जी, क्या ऐसा होता है कि आपको रणनीति बदलनी पड़ती है? देश के तमाम राज्यों में राजभवन का तो आप घेराव करेंगे, लेकिन राजस्थान को आप छोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है कि आपको रणनीति बदलनी पड़ जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा जी ने जिस प्रकार से कहा सत्र को लेके, कोरोना का संकट का दौर है और कोरोना के प्रश्न को लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रश्न उठाते रहे। इसी दौरान देश के अंदर अन्य राज्यों में भी विधानसभा के सत्र आहूत हुए। राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर राज्यपाल महोदय से मिलकर आए, कैबिनेट का प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव पे जो ऑब्जेक्शंस थे वो उन्हें वापस दिए। हमारे जो महामहिम का जो संबंध है हमारे नेताओं के साथ में, सहृदयता से उनके साथ में वो जवाब दिए। आज हम उम्मीद करते हैं कि संविधान का आर्टिकल 174 जो मंत्रिपरिषद के दोबारा प्रस्ताव भेज दिया जाता है, आज तक कहीं पे लौटाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं। आरसी चौधरी जी, वो लौटाया गया नहीं लौटाया गया, मेरा सवाल ये था कि आपको अपनी रणनीति बदलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? एक दिन जब तमाम विधायक वहां पहुंचे तो आज भी पहुंच सकते थे। जो घेराव की बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों में तो राजभवन का घेराव करेंगे, लेकिन जहां यह संकट पैदा हुआ है वहां पे क्यों नहीं? फिर अभिषेक जी, हो सकता है हमारा जो राज्यपाल महोदय से या राजभवन से हमारा जो अनुरोध है वो सत्र को लेके है कि आप सत्र आहूत कीजिए। उन्होंने कहा कि ये 6 उनके ऑब्जेक्शंस थे, हमने वो ऑब्जेक्शंस के सहित वापस मंत्रिपरिषद में बैठक करके उनको दिए। राजभवन से संवाद हुआ होगा हमारे नेतृत्व का कि अगर कोई उनका एक को आधा अगर कोई और चीज रही होगी, 31 जुलाई को हमें सत्र आहूत करने की हमने परमिशन मांगी है। अब वो अगर कोई चीज है तो उनके बीच में ऐसा रास्ता दिख रहा होगा कि अगर वो बात जो उन्होंने कोई पर्सन राइज, तो पूरे देश में इस चीज को चेंज कर देते ना सर, सिर्फ राजस्थान में क्यों? मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज अब अगर मैं आपसे समझूं, देखिए सीधे सीधे चीजें जो हैं वो आरोप बीजेपी पे ही लगती हैं, और आरोप यहां तक ये लगता है कि राजभवन जो है वो दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में, ये अंडरस्टूड है। नहीं, बात तो अभिषेक ये है, मुझे 2 बातें करनी है। पहले इन्होंने जो पहले माननीय गजेंद्र सिंह जी के बारे में उल जलूल कहा, उसका भी जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा टर्म जो है वो ये कि पहले की बात थी, अब ये प्रोसिक्यूशन कर दो चालू। मुख्यमंत्री मुखिया हैं, उनके अंडर में एसओजी काम करती है, और नहीं तो वॉइस टेम्पल ही ले लो, बात तो बनेगी, इज्जत तो खराब होगी। तो साधना से कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है, उसके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए वॉइस टेस्ट नहीं दिया जा रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मोरल पुलिसिंग करने वाले कौन है, इन्होंने तो सब गड़बड़ झाले तो इन्होंने ही करे इतने सालों से। अब ये बैठ के कंकर फेंक के तमाशा देखना चाहते हैं कि इज्जत खराब होगी, इसलिए नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, इनकी दम अगर है तो सीबीआई को दे दे भाई, हम तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, हमारे इनका ओएसडी तो सैंपल ले रहा है, इन्हीं का ओएसडी जो है वो पेश कर रहा है, इन्हीं का सचेतक एफआईआर करा रहा है, और इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के डीजी है जो इनको सलाम करते हैं रोजाना। करने ही पड़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे हालातों में निष्पक्ष सीबीआई को लेकर के तो फिर वही सवाल उठेंगे, सीबीआई को लेकर के तो फिर वही सवाल उठेंगे, तो एसओजी से डर क्यों? चलिए, मैं लौटूंगा तो इसका जवाब आपसे लूंगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लौटेंगे तो ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे।